नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अब जो पहले दौर का चुनाव होना है बस्तर में, उसको बाद किस तरह से उसकी तैयारियों के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी है। हॉट सीट कहे जाने वाले राजनांदगांव की बात हो, बस्तर की बात हो या फिर दूसरी रायपुर जैसी बड़ी सीटों की बात हो, हर जगह बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टसल चल रही है और एक दूसरे पर बयानबाजी भी हो रही है। ऐसे में भूपेश बघेल को घेरने के लिए बीजेपी ने कई बड़ी रणनीतियां बनाई हैं। भूपेश बघेल ने भी बीजेपी को काउंटर करने के लिए कहा था कि करीब 384 से ज्यादा उम्मीदवारों को उतारकर हम ईवीएम का सपना बीजेपी का फेल करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा है। तो क्या कांग्रेस जो है वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पा रही है या बीजेपी की रणनीति इतनी फुल प्रूफ है कि कांग्रेस को कामयाब नहीं होने दे रही है? संतोष पांडे के राजनांदगांव से एक बार फिर सांसद बनकर भूपेश बघेल के करियर पर बड़ा जो कहते हैं कि धब्बा लगाने जा रहे हैं या भूपेश बघेल एक फाइटर के तौर पर वापस उभर कर लौट कर जीत कर आ रहे हैं? बहुत सारे सवालों के जवाब खोजेंगे आज आपकी बात में। और आइए सबसे पहले कुछ बयान सुन लेते हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और संतोष पांडे जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, आमने सामने हैं, इनका क्या कहना है अपनी अपनी जीत को लेकर, और उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है बीजेपी की तैयारी को लेकर। ये तीनों बयान सुनिए। आज मैंने भी नामांकन भरा है कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। आदरणीय खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, वेणुगोपाल जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का और हमारे पीसीसी चीफ दीपक बैद जी का, जिन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया और मुझे नांदगांव जैसे ये संस्कारधानी है जहां से मुझे नेतृत्व करने का, यहाँ की क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो काफ़ी उत्साह है लोगों में और सभी ब्लॉकों का दौरा हो चुका है, सभी विधानसभा हम लोग जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आम किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति के लोग, महिलाएं सब आतुर हैं। 26 तारीख का इंतजार सब कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। भूपेश बघेल जी को पता चल गया है राजनांदगांव आने के बाद, और उनके लोग और कांग्रेस पार्टी ये सब, यदि वो उनका आप लोगों ने देखा है ना कि वो पाटन में किस प्रकार से सबको भड़काने का काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जब हारेल धरते तो रोकदही करते। तो वही हाल यहाँ स्थिति उनकी खराब है और स्थिति उनकी हार की है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार सब कांग्रेस साई करी और कांग्रेस के बाय बाय हो जाते है ना। हम सब कांग्रेस साई करा था तो कांग्रेस के बाय बाय हो जाते। हमारा एकदम बाय बाय कर देना है लोकसभा के चुनाव में, कोई नाम ले या मत कांग्रेस के, ऐसा करना है कि नहीं? करना है ना? हाँ, तो और ज्यादा बोला कहना नहीं है। हमारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल: छत्तीसगढ़ में दिग्गजों ने भरा नामांकन, मतदान से पहले दिखा शक्ति प्रदर्शन। राजनांदगांव से भूपेश बघेल ने भरा पर्चा, 384 नामांकन भराने पर नहीं कोई चर्चा। चुनाव से पहले मोदी शाह का दौरा, डबल इंजन के वार से कांग्रेस पाएगी चौका। जी हां, अब मोदी और शाह जो है वो यहां पर दौरा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सज गया लोकसभा का रण, कांग्रेस बीजेपी में किसका पूरा होगा प्रण, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से मोदी, अमित शाह तमाम फोकस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उससे समझ में आता है कि कितनी ज्यादा सीरियसली इस फाइट को केंद्रीय आलाकमान और बीजेपी ले रही है। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए सीधे रुक कर लेते हैं। आज कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका।
निशिकांत पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमें ज्वाइन किया है अनिरुद्ध दुबे जी ने। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी, देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति बनाई है घेरने की कांग्रेस को, बड़े बड़े दिग्गजों को, उसमें कहीं ना कहीं आपकी अंदरूनी कलह भी उनकी मदद कर रही है। क्या अब उस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है या अभी भी अंदर खाने कोई नाराजगी है लोगों में? कुछ नहीं। अभी नहीं आ रहे सर, आपको आ रहे? कुछ नहीं। लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अनिरुद्ध जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बीजेपी की स्ट्रेटजी और कांग्रेस की तैयारी कैसे आंकते हैं आप? कांग्रेस की अगर मैं लूपहोल्स की बात करूं तो क्या है, और बीजेपी जो कि अभी इस वक्त सब पॉजिटिव नजर आ रहा है, उसमें अगर एक दो कमियों की अगर मैं बात करूं तो क्या है? दोनों पार्टियों की कमजोर कड़ियां क्या है इस वक्त? देखिए, क्या है कि इस बार का लोकसभा चुनाव जो है बड़ा मजेदार है। मजेदार इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ से पोस्टर वार चला रही है, जिसमें कांग्रेस के जितने जो प्रत्याशी हैं उनको किसी न किसी रूप में जो है प्रस्तुत करना, और इधर से जो है कांग्रेस के भीतर ही एक लेटर बम का दौर चला हुआ है। मतलब जो कांग्रेस के ही जो है कुछ नेता जो हैं, मतलब जो है पत्र लिख लिख के जो है कभी किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी बड़े नेता को कर रहे हैं। फिर ये जो है 384 वाला भी मामला आया कि वहाँ पे करके नामांकन भरें, तो ये सारी चीज़ें तो फिर ईवीएम मशीन जो है साइड में हो जाएगी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, मुझे मालूम है, वो एक शिगुफा था। लेकिन जो है दोनों पार्टियों की आप अपने अपने स्तर पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जहां तक है तो उसकी सूची बहुत पहले आ गई थी, उसके प्रत्याशी बहुत पहले घोषित हो गए थे, तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा की अभी गुंजाइश नहीं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो निश्चित रूप से राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चुनावी मैदान में उतरने के कारण वो सीट जो है काफ़ी सुर्खियों में है, चर्चा में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात जो है, कांकेर बस्तर में जो है सिर्फ केवल बस्तर सीट की बात होती है, लेकिन अगर ये पूरे सर्वज्ञ कह रहा हूँ, पूरे सर्वस्व अगर पूरे बस्तर को हम देखें, पूरे बस्तर की बात करें तो वहाँ पे 2 सीट होती है, बस्तर होती है और कांकेर होती है। तो कांकेर में ये माना जा रहा है कि चुनाव जो है देखने लायक रहेगा। भोजराज नाग जी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं और बीरेश ठाकुर कांग्रेस की तरफ से हैं, तो एक अच्छा दृश्य वहां पे जो चुनावी दृश्य दिख रहा है। फिर उसके बाद जो है इधर बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के जो दो मंत्री रहे कांग्रेस के समय में, ताम्रध्वज साहू जी महासमुंद की तरफ से रुख किए हुए हैं और इधर जांजगीर चांपा की तरफ शिव डहरिया जी हैं। और सबसे ज्यादा गौर करने लायक बात यह है कि इस चुनाव में कि दुर्ग जिले के जो 3 नेता हैं कांग्रेस के, जो विधायक भी थे उसमें तो 2 मंत्री भी थे, तो भूपेश बघेल जी राजनांदगांव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, ताम्रध्वज साहू जी महासमुंद की तरफ हैं और देवेंद्र यादव बिलासपुर से उतरे हुए हैं। तो जो अभी मैं एक रोचक स्थिति में जो है छत्तीसगढ़ के चुनाव को पा रहा हूं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत बहुत। अनिरुद्ध जी, एक सवाल यहां पर यह भी है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है उसे थामने के लिए क्या वहां पर कोई विशेष कोशिश चल रही है, या जिस तरह से हमने देखा दीपक बैज को लेकर के कहा गया, बीजेपी कह रही है कि उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है, टिकट वितरण में भूपेश बघेल की चली है, फिर भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा खुल जाता है, देवेंद्र यादव के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, इसे थामने की कोशिश हो रही है या सबका फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट पर है? पार्टी में क्या अंदरूनी गुटबाजी चल रही है, क्या कलह चल रही है, इस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है क्योंकि वक्त ही नहीं है इतना। यही तो जो है बहुत गंभीर सवाल है। ये स्थितियां विधानसभा चुनाव के समय में भी उपजी थी और टिकट कटने के कारण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों तरफ के लोग जो है बगावत के सुर सामने आए थे। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वहां पे जो बगावत के सुर उठते हैं, मतलब उनके जाने पहचाने और बड़े चेहरे ना, उनको वो कहीं ना कहीं संभाल लेती है, समझा लेती है और काम पे लगा लेती है। कांग्रेस की बात है तो यहां पे जो है पार्टी में लोकतंत्र इस कदर छाया हुआ है, यहां पे समझा पाना और अपने लोगों को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं मानता हूं कि विधानसभा चुनाव का उदाहरण दे रहा हूं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों की तासीर बहुत अलग अलग होती है, लेकिन यह है कि यहां पे इस कदर लोकतंत्र कांग्रेस में छाया हुआ है कि यहां के जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी
महामंत्री सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री को टारगेट लिख के वहां पे पत्र लिख देते हैं, फिर वहां पे जो है एक पत्र नहीं, एक के बाद उनका दूसरा पत्र आ जाता है, फिर कुछ तीसरा पत्र आ जाता है जो चुनाव आयोग तक चला जाता है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां निर्मित है, तो उसमें जो आपका सवाल है, अब दीपक बैज जी का भी आपने नाम लिया, तो जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है। तो दीपक बैज जी को जहां तक के जो है संभालने की बात है, जो वहां पे जो है, तो कुल मिला के दीपक बैज जी को अभी और राजनीतिक अनुभव अर्जित करना है। मैं मानता हूं कि वो एक बार के विधायक है, एक बार जो है सांसद भी रहे, लेकिन जो है इतनी बड़ी प्रदेश की जो कमान मिल गई है, तो थोड़ा उनको समझने और करने में वक्त लगेगा। तो अभी तो यही महत्वपूर्ण जो सवाल जो आपका है, उसमें यही मेरा कहना है, अंतिम लाइन यही है पहले सवाल की, कि अभी जो है जो स्थितियां निर्मित है, तो कांग्रेस में संभाल पाना अपने लोगों को थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। अनिरुद्ध जी देख रहे हैं कि अमित शाह, पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं, क्या इससे माहौल बन रहा है कांग्रेस का? और कांग्रेस की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं वो अभी तक हमें नजर नहीं आए हैं, उनका कोई शेड्यूल हमें अभी तक नहीं मिला है, वो कब आएंगे? देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी का संकेत मिल गया है, राहुल गांधी जी बस्तर जाएंगे, लेकिन यह पूर्व संकेत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ गया कि मोदी जी और अमित शाह जी बस्तर जाएंगे। और कुल मिला के आप देखें तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, तो 19 के उस लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा जो है छत्तीसगढ़ में जबरदस्त काम किया था और एक राष्ट्रवाद का नारा चला था। यही कारण है कि 11 में से 9 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी और 2 सीटें कांग्रेस की तरफ। और अभी भी हम बात क्यों यहां पे जो है छत्तीसगढ़ की करें, हम पूरे हिंदी भाषी राज्यों की बात करें, उत्तरोत्तर की बात करें, तो अगर उस पर दृष्टि दौड़ाएं तो लगता है कि अभी भी वो लहर, अभी भी वो तूफान, मोदी तूफान जो है थमा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ उसका असर है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अभी मोदी जी के चेहरे का इस्तेमाल इस चुनाव में भी होगा। ठीक है, सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशिकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों का मैं स्वागत करता हूं। सुरेंद्र जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी देखिए, फाइट इस बार बहुत टफ है। भूपेश बघेल जो है नई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से वो चुनाव नहीं लड़ते रहे हैं, और बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जितने बड़े दिग्गज हैं आपको वो सीधे टारगेट पर आ जाएं। कैसे कांग्रेस काउंटर करेगी? और भूपेश बघेल जी ने कहा था कि 384 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर ईवीएम का सपना बीजेपी का तोड़ देंगे। वैसा होता दिख नहीं रहा है। तो क्या 384 का आपने कोई सीरियस अटेम्प्ट ही नहीं किया, या फिर अटेम्प्ट किया था मिल नहीं पाए प्रत्याशी वहां? अभिलाष जी, दूसरे दौर का जो नामांकन है वो तो अभी शुरुआत है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार हैं कि जो षड्यंत्र है, जो चंडीगढ़ में उजागर हुआ, जो पहले भी भिंड में आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने जो डेमो हुआ था, किसी भी दल के प्रत्याशी के वोट जो है वो भाजपा में डाइवर्ट हो रहे थे। तो अनेकों उदाहरण है। हाल ही में जो चंडीगढ़ का जो सबके सामने उजागर हुआ, ईवीएम से होता तो वो तो उजागर नहीं होते, वो बातें सामने ही आती है। जो सीसीटीवी कैमरे से भाजपा का षड्यंत्र उजागर हुआ, तो मूल बात देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। भूपेश बघेल जी का प्रभाव पूरे 11 लोकसभा सीटों पर है, और मूल बात, कांग्रेस मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है। कांग्रेस के जो 5 न्याय की गारंटी है, हिस्सेदारी न्याय योजना, जो युवाओं के साथ युवा न्याय योजना, किसान न्याय, मजदूर न्याय, नारी न्याय का हमारा जो वादा है, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है जन जन तक जाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही पिछले 10 साल की जो मोदी सरकार की नाकामी है, चाहे वो 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा हो, जो असमानता बढ़ी है, जो 200 स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया था, वो सपना ही है। सांसदों के गोद लिए गांव जो है वो गोद में ही है। और यही कारण है कि भाजपा के नेता भी मान रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है अपने पुरुषार्थ में जिताने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए लोकतांत्रिक इतिहास में अभिलाष जी, आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाजपा जैसी पार्टी जो है अलग से एक प्रकोष्ठ इस बात के लिए गठित करे, जिसका प्रभार इनके महामंत्री के पास में हो, कि दूसरे दल के लोगों को छाट छाट के, डरा के, धमका के, लालच दे के अपना कुनबा बढ़ाएं। तो भाजपा तो मान चुकी है कि एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है, और यही कारण है कि 11 में से 9 प्रत्याशी बदल दिए। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। आज जो नामांकन में, चाहे वो महासमुंद हो, चाहे वो राजनांदगांव हो, जो बढ़कर चढ़कर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने का हुजूम जो दिखा, निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, और 11 के 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए तैयार है। ठीक है,
निशिकांत जी देखिए, बड़ा बड़ा आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने एक पूरा, एक कहते हैं ना कि पार्टी के अंदर एक विभाग बना दिया कि दूसरों को तोड़कर ले आइए। ये तो तब किया जाता है जब आप कमजोर होते हैं या सामने वाला मजबूत होता है। ये कहा जाता है कि ये सीधे जो सियासी लड़ाई है उसके जो सोपान तय किए गए थे लोकतंत्र में, ये उससे मैच नहीं करते हैं ये पैरामीटर्स आपके। और आप मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं ये। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा में डेरा डाले हैं, कभी मेयर तोड़ लाते हैं, कभी विधायक तोड़ लाते हैं, कभी करीबी तोड़ लाते हैं। तो ये जो किस तरह की एक राजनीति जो नया परिपाटी आप सेट कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा? और हमने देखा है कि ऐसा जिसने भी किया है, आने वाले दिनों में उस व्यक्ति पर वही तरीका भारी पड़ा है। एक वक्त ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी पर बीजेपी का यही तरीका भारी पड़ रहा हो आज से 5-10 साल बाद। अभिलाष जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जो ये बात आप कह रहे हैं, तो ये एक बात जो उठ के आ रही है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, जब आला कमान अगर विश्वास खो चुका है, अपने परंपरागत सीट से रणछोड़ दास बन चुका है, तो बाकी कार्यकर्ताओं में विश्वास की कमी होना स्वाभाविक है। ये जरूर बोल रहे हैं कि दबाव में या ईडी सीबीआई के कारण, मैं आपसे पूछ दूंगा 4 नाम, आप बता नहीं पाएंगे कि आनंद शर्मा क्यों चले गए, गुलाम नबी आजाद क्यों चले गए, G23 किसके दबाव में बना, नहीं बता पाएंगे। अभी बस्तर में रिसेंटली, जिस दिन हमारा बस्तर का नॉमिनेशन था, हजार संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ महापौर चली गई, उस पर कौन सा ईडी का दबाव था? बात यह है अभिलाष जी कि नेतृत्व का संकट कांग्रेस में, कार्यकर्ता का संकट कांग्रेस में। अब जो नाव डूबी रही है, तो अपना जान बचाना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे विषय पे आता हूं, आपने जो प्रश्न उठाया 384 का, आपको अभिलाष जी, आप तो बहुत दिन से चुनाव को कवरेज कर रहे होंगे, अगर किसी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर नॉमिनेशन का फॉर्म उठाता था ना एक जमाने में, तो उसको मनाने के लिए पूरी पार्टी लग जाती थी। ये 384 नॉमिनेशन फाइल करना बताता है, और माननीय भूपेश दाऊ जी का ये आह्वान करना बताता है कि किस तरफ कांग्रेस पार्टी जाना चाह रही है। देखिए, इंडी गठबंधन में इनका क्या वजूद है, आप उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से देखो, बिहार में 9 सीट है तो उत्तर प्रदेश में 13 सीट है। दिल्ली, देश की राजधानी में 3 सीट में कांग्रेस पार्टी लड़ रही। कौन सी कांग्रेस पार्टी? वो कांग्रेस पार्टी जो 1885 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। तो विचार नहीं है, कोई विजन नहीं है, इस कारण देश की जनता ने नकार दिया। अब देश की जनता ने जिस पार्टी को नकार दिया हो, उसके नेता कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। लेकिन जब यही बात है ED-IT वाली, तो आज से मात्र 2 महीना पहले अभिलाष जी, केजरीवाल जी का इस्तीफा मांगने के लिए अजय माकन से सरीके बड़े नेता दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। आज यही लोग कहां इंडी गठबंधन के नाम पे रामलीला में खड़े हैं। किस नाम से? परिवार बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ, तुष्टि करने वाले पंडितों को बचाओ। तो ये जो गैंग बना हुआ है ना कांग्रेस के पास, निशिकांत जी, ये है कि आज से 2-3 महीने पहले बस्तर की महापौर को पद से हटाने के लिए बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही थी। करप्शन के चार्जेस लगा रहे थे, आप पानी पी करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और फिर गले में दुपट्टा डालकर आपने उनको पाक साफ कर दिया। तो आप करते हैं तो सब ठीक, दूसरा करता है तो आपको गलत लगता है। हम वही तो कह रहे हैं कि ये कौन सा ट्रेंड सेट कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस सियासत में नया। नहीं, अभिलाष जी, आपको समझना पड़ेगा आरोप में, और जो एक भ्रष्टाचारी जो साबित हो गया है, लालू यादव गोद में बैठी है कांग्रेस पार्टी, जो अखंड भ्रष्टाचारी, जो जिसको कांग्रेस शासन में सजा मिली है। सजा, ये आरोप अकेला नहीं था, ये संवैधानिक प्रक्रिया आप लोगों ने आगे चल दी है। तो ये जो भ्रष्टाचार, जी क्या बोले आप अभिलाष जी? मैंने कहा कि आप अविश्वास प्रस्ताव महापौर के खिलाफ लेकर के आए थे, और उन्हीं महापौर को आप पार्टी में ले आए। तो ये तो चलता रहता है ना, ये बीजेपी कांग्रेस तो दोनों कर रहे हैं। हमें चिंता इसी बात की है कि दोनों ही गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं। नहीं, गलत रास्ता नहीं है अभिलाष जी। आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि राष्ट्र हित को ध्यान में रख के, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके, हमारी नीति के साथ अगर कोई हमारी पार्टी में आता है तो स्वागत है। लेकिन मैं एक बात महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि जो ये कहते हैं कि ईडी और IT के दबाव में ये लोग आ रहे हैं, तो मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे पार्टी के नेताओं को आपने इतना प्रताड़ित किया, हाँ, अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, क्यों नहीं वो पार्टी छोड़ दिए? क्योंकि पार्टी के साथ संकल्पबद्ध तरीके से वो जुड़े थे। आज देश का नेतृत्व दोनों कर रहे हैं, उनसे ज्यादा प्रताड़ना किसी का नहीं हुआ होगा इस देश में। लेकिन पार्टी के प्रति समर्पण भी तो एक भाव होता है। आप बोल रहे हैं कि डर गए या बिक गए, तो ऐसे नेताओं को क्यों रखते हो आप जो बिक ही जाते हैं?
ठीक है, अभिलाष ठीक जी, सवाल है। ऐसे नेता कैसे हो सुरेंद्र सकते जी जो जवाब बिक जा रहे हैं? आज तक हमारे नंद सुरेंद्र कुमार जी, हमारा साहब ने घर पार्टी कमजोर है, छोड़ा हम था, दूसरों से छोटे कहें कि वो कार्यकर्ता सेंध और मार बड़े से रहे बड़े हैं, नेता ने कभी तो नहीं बोला ये बात। सेंध मारी की गुंजाइश आप छोड़ते क्यों हैं अपने घर में? अभिलाष जी देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी होना अच्छी बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया राजनीतिक पार्टियों की विशेषता होती है, लेकिन टाइमिंग देखिए, एन चुनाव के वक्त जो है इस तरह से तथ्यहीन आरोप लगाए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, ये तो षड्यंत्र उजागर हो रहे हैं। पहले आपने भी कहा कि जिस तरह से जगदलपुर नगर निगम में विश्वास प्रस्ताव लाए, चिंतामणि महाराज का उदाहरण है छत्तीसगढ़ में, जो सामरी के विधायक थे, विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के आरोपी थे, 5 लाख का उसके उनके ऊपर में आरोप लगा था कोल परिवहन में। तमाम उदाहरण है जिसको प्रधानमंत्री पानी पी पी के कोस रहे थे। 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले का आरोपी अजीत पवार भोपाल की सभा में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, 5 दिन नहीं बीते उप मुख्यमंत्री बन गए भाजपा के। अभी देखिए, छगन भुजबल के खिलाफ तो जो है बाकायदा ईडी ने आवेदन देके वो भाजपा के सहयोगी बन गए तो मामले वापस लिए गए। प्रफुल्ल पटेल का उदाहरण है जिसको सीबीआई क्लीन चिट देती है क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए। 10 साल तक अभिलाष जी, जिसको ये भाजपाई सारे के सारे भाजपाई कोयला चोर बताते थे, 1 घंटे के अंदर भाजपा में जाके टिकट पा गए। तो ये तो साफ दिख रहा है ना। और जहां तक देखिए, जब जब ईवीएम पे सवाल उठता है, इन भाजपाइयों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बीईएल जो कंपनी है जो ईवीएम बनाती है, न केवल ईवीएम बनाती है बल्कि उसके सॉफ्टवेयर जिसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती, वो सॉफ्टवेयर भी बना के लोड करती है। उसके 4 डायरेक्टर भाजपा के सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य हैं। निर्वाचन आयोग इस बात के लिए पूर्व सचिव रहे हैं जिन्होंने शिकायत की। आज तक इनके मुंह में दही जम जाता है। मूल बात, इनके फोकस में यदि आम जनता का हित होता, ये अगर काम किए होते 10 साल में महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आम जनता की समृद्धि के लिए, तो इस तरह से इनको षड्यंत्र करके दूसरी पार्टी के नेताओं को डर और लालच देके लाना नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ में ये सरकार में आए 4 महीना हुआ नहीं, नंदराज पर्वत बेच रहे हैं, नगरनार के एनएमडीसी के प्लांट दीपम की साइट पे सेल लगा के बैठे हैं, हसदेव के जंगल काट रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का फर्जी वाला जो है 7.5 लाख जो फर्जी लोग जो है उसमें शामिल किए गए मृतकों के नाम के इलाज पर ये खा रहे हैं। तो सारे दागी, सारे भ्रष्टाचारी, सारे अपराधी तो अभी भाजपा में है और आरोप जो है इनका राजनीतिक स्टंट है, हथियार है। मैं निशिकांत जी आ रहा हूं आपके पास, टाइम दूंगा आपको। अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि 384 से ज्यादा कैंडिडेट हम उतारेंगे, लगभग वही बात दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ से कही है। हालांकि अभी भी दोनों जगह से नामांकन पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस एक मैसेज इन बड़े नेताओं के जरिए दे पाएगी? क्योंकि अगर ये होता है तो ये ट्रेंड सेटर बन जाएगा और ये एक रणनीति, अच्छी रणनीति भी, अगर वो अपनी बात को रख रहे हैं और उसको नहीं सुना जा रहा है लोकतंत्र में, तो उसके दूसरे वैकल्पिक लोकतांत्रिक तरीकों से उसका विरोध करने का पूरा हक कांग्रेस को है। पर क्या यह फीजेबल लग रहा है? और अगर ऐसा होता है तो क्या परिणाम पलट सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा उत्सुकता वोटर्स की, दर्शकों की यही जानने में है कि अगर राजनांदगांव में 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े होते हैं और बैलेट से चुनाव होता है, तो क्या वहां पर परिणामों पर कोई अंतर आपको नजर आता है? देखिए, क्या है कि राजनीति में कई तरह की बातें होती है और होना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई नहीं है। भूपेश बघेल जी ने 384 की बात की तो कहीं कुछ जो है उसमें कहीं कोई गहरी आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना तर्क और तथ्य है। लेकिन मैं एक चीज कह दूं, जो बात ईवीएम की है, यही ईवीएम थी कि एक समय में कहा जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ईवीएम अस्तित्व में आ चुकी थी, उसी ईवीएम के सहारे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार बनी। फिर हम बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो उस समय भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ को लेकर प्रश्न उठाया था। तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने कहा था कि अगर कहीं आपको जरा भी संदेह है तो ना 24 घंटे आप अपने लोगों को वहां पे जो है उस केंद्र में जहां पे ईवीएम मशीनें रखी वहां बैठा लें, बल्कि सुला भी लें। तो अगर कहीं ईवीएम में मशीन में गड़बड़ी होती तो क्या 68 सीट के साथ कांग्रेस आई होती? कतई नहीं आई होती। तो इसलिए ईवीएम मशीन पे सीधे सीधे आप आई होती। और दूसरी बात यह कि आप सीधे सीधे आरोप नहीं लगा सकते। और एक लाइन में और कहना चाहूंगा, आपने बहस को बहुत अच्छी तरह मोड़ दिया कि जो है परंपरा तोड़ फोड़ की। देखिए, मैं किसी विशेष राजनीतिक पार्टी विशेष की बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक उदाहरण दूंगा कि जब अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में लाया था।
बाद में क्या हुआ कि 2-3 अगर कहीं उन नेताओं को छोड़ दें, 2-3 विधायकों को छोड़ दें, तो बाकी लोगों का भयंकर पतन हुआ था। मतलब ऐसा पतन कि उन लोगों का राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो कुल मिला के जो तात्कालिक लाभ से जो इधर उधर अगर कहीं टूट के लोग जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत घातक कदम भी हो सकता है। तो कभी भी किसी भी पार्टी में जाए, कोई कांग्रेस से भाजपा में जाए या भाजपा से कांग्रेस में आए, बहुत दूरगामी परिणाम इसके क्या हो सकते हैं, इसको देखते हुए ही ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, निष्कांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। अभिलाष जी, जैसे ईवीएम की बात हुई, तो अगर मान लो मैं आपके कांग्रेस पार्टी के तर्क से 10 सेकंड के लिए सहमत होता हूं, तो अगर ईवीएम अगर मैनिपुलेटेड है, तो क्या ये विपक्ष का नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि इसको जनव्यापी मुद्दा बनाए? दिल्ली में बैठे आप बताइए, जो विधानसभा जीत के आए भूपेश दाऊ, क्या इस्तीफा दे के इस पे ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे? 35 विधायक आपके खड़े खड़े इस्तीफा देंगे क्या? वायनाड से जो सांसद बने राहुल गांधी, वो इस्तीफा देंगे क्या? इस तरह की निम्न स्तर की बात करना स्वाभाविक नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, ये जो कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, वो आज का विषय नहीं है अभिलाष जी। 365 दिन ये चल ही रहा है, सिलसिला जारी है। और मैं एक महत्वपूर्ण से उठाता हूं, जब अजीत जोगी पार्टी से निकाले गए या वीसी शुक्ला पार्टी से बाहर हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल था? जब एनसीपी बनाया शरद पवार ने, भाजपा कहां थी? ममता बनर्जी अलग हुई, भाजपा कहां थी? और तो छोड़िए, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, किसके कारण बनाई? ये कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है कि जब भी वो सत्ता से बाहर होते हैं, कांग्रेस पार्टी का टूट एकदम निश्चित है, चाहे अभी पार्टी टूटे या नेता या कार्यकर्ता उसको छोड़े। ये विषय लगातार चलते आ रहा है, लेकिन इनको दोषारोपण करना हम पे अच्छा है। ये दोषारोपण करके ना अपनी आत्मा को शांति दें, अपनी पार्टी में मूल परिवर्तन ना करें। सुरेंद्र जी, अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूं, समय चूंकि कम है। सुरेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे ले रहा हूं। देखिए, जिस तरह से कहा अनिरुद्ध जी ने कहा, और साथ ही साथ निशिकांत जी भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को तोड़ना ही पड़ता है, तो फिर आपके लोग तो पहले भी टूट कर जाते रहे। पहला सवाल तो यह है। और दूसरा, ईवीएम को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ईवीएम की लड़ाई तो देशव्यापी होनी चाहिए। भूपेश बघेल यहां से ऐलान कर रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे कि मैं अपनी सीट से 384 कैंडिडेट खड़े कर रहा हूं? और ये आला कमान क्यों नहीं कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट कांग्रेस का, वो अपनी कोशिश करे कि अपनी सीट से 384? आप लोग बड़ी लड़ाई में एक एक अलग अलग छत्रपों को क्यों लड़ाते हैं? आप लोग सामूहिक तौर पर क्यों नहीं लड़ाते? जैसा बीजेपी कोई भी स्टैंड लेता है, ऊपर से आला कमान बोलता है और सब उससे फॉलो कर लेते हैं, भले ही वो थाली बजाने से लेकर के हो या झाड़ू लगाने तक का काम हो। और यहां लोकतंत्र की लड़ाई के लिए एक बयान भूपेश बघेल देते हैं, उधर दिग्विजय जी देते हैं, लेकिन केंद्र में कोई कुछ नहीं किया था। तो 384 पर कांग्रेस कंफ्यूज है क्या? अभिलाष जी, आपको याद होगा पिछले एक साल से न केवल कांग्रेस पार्टी, जबकि 26 प्रमुख विपक्षी दल जो है निर्वाचन से इस बात के लिए समय मांग रही, समय नहीं दिया जा रहा है। ईवीएम को लेकर जो भूपेश बघेल जी का बयान आपको याद होगा, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कहा था ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। और पूरे 5 साल जितने स्थानीय निकाय चुनाव हुए, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे वो नगरीय निकाय के, बैलेट पेपर से कराए। देखिए, 384 की बात कहां से आई? निर्वाचन में जो 303 क्रमांक है स्पष्टीकरण का, उसमें है कि जो बैलेट यूनिट है उसमें अधिकतम जो है वो 24 यूनिट जोड़े जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो छटपटाहट है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। इनको ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है बीएल में डायरेक्टर है, तो उनसे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे? और लोकतंत्र को जहां तक कलंकित करने की बात हो, आपको याद होगा अभिलेष जी, 2014 में अंतागढ़ का जो षड्यंत्र हुआ, छत्तीसगढ़ के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे बड़ा काला अध्याय, जहां राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को गायब कर दिया गया। कौन थे डॉक्टर साहब? किसके लाल बत्ती की बात होती थी? वही मंतूराम दूसरी बार भाजपा में शामिल हो गए। तो आज जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी, जितने अपराधी हैं, भाजपा में जाके उनका शुद्धिकरण हो गया। और ये डर और लालच से अपना साम्राज्य बचाने का जो कुत्सित प्रयास है, पूरे देश में भाजपा के भीतर होता है। जिस वो अभी वर्तमान में जो एक तरफ ये दावा करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, दूसरी तरफ जो है इनको अपने ही नेता और कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। छोटे छोटे स्तर में, ब्लॉक, जिला, मंडल स्तर में इनके समितियां बनी हैं। प्रदेश में एक प्रभारी महामंत्री नियुक्त है, जिसका यही काम है कि कांग्रेस के नेताओं को डराओ, धमकाओ, ईडी भेजो, आईटी भेजो। मैंने उदाहरण देता हूं, एक चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं हमारे प्रभारी महामंत्री। 13 साल पुराने मामले में उनको तथ्यहीन आरोप लगा के उनको सर्विस टैक्स का नोटिस आया, सर्विस टैक्स की लायबिलिटी ही नहीं थी उनके ऊपर। तो ये तमाम जितने
संवैधानिक एजेंसी है उसको भाजपा के कमल छाप के मुख्य प्रचारक के रूप में छत्तीसगढ़ में उपयोग कर रहे हैं। पहले भी हमने देखा 3 साल से ईडी जमी हुई है। चिंतामणि ईडी के आरोपी थे, अब भाजपा में जाके टिकट पा गए सरगुजा से। इनके पास सरगुजा में तो नेता कार्यकर्ता नहीं है। तो इस तरह से घेर के तथ्यहीन आरोप लगाना और उनको दागी बताना और अपनी पार्टी में शामिल करके दाग धो लेना, ये नए भाजपा की है। मोदी शाह के राज में जो है ठीक है, आपके आरोप ठीक है, लेकिन आपकी जो रणनीतियां हैं, जो आपके बयान है, उसको लेकर के भी स्टैंड क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग उतार रहे हैं कैंडिडेट को, अपने कैंडिडेट उतारने की बात होनी चाहिए। नहीं उतार रहे तो फिर वो बयान देकर के ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। बेरोजगारी क्या स्थिति है देख ले, ठीक है सुरेंद्र जी, समय चूंकि खत्म हो रहा है सुरेंद्र जी, समय चूंकि खत्म हो रहा है, माफी चाहूंगा सुरेंद्र जी की आवाज दीजिए। सुरेंद्र जी प्लीज, माफी चाहूंगा, वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। हम फिर अगले दिन कभी आपसे जुड़ेंगे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। कांग्रेस के पास अब पुनरुत्थान का एक मौका है, जिससे कांग्रेस किस तरह से बुनाएगी देखा जाएगा। और बीजेपी के पास कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ की जो वो बात करती है विधानसभा और लोकसभा से, उसका सपना साकार करने का मौका है और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। केंद्रीय आला कमान हो या फिर पीएम मोदी और शाह, वो खुद आ रहे हैं। राहुल गांधी कब आएंगे छत्तीसगढ़ में, प्रियंका गांधी के दौरे का क्या होगा, ये भी समय जल्द ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा अदा में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, अनिरुद्ध जी उनका, निशिकांत जी आपका और सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।